3 अस्सलाम वालेकुम। नासिर बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? तबीयत अच्छी? अच्छा, ये जो वीडियो है ये भी CSS के हवाले से है, लेकिन इस वीडियो में हम जो है सारी बातचीत उर्दू में करेंगे। ठीक, क्योंकि कुछ ऐसी अवाम है जो उर्दू में थोड़ा बेहतर समझते हैं, तो हमारा मकसद सब लोगों को साथ लेके चलना है। इससे पिछली वीडियो थी 2020 की, परिचय ही की थी, उसमें बातचीत अंग्रेजी में हुई थी और उसमें हमने सिनोनिम्स के हवाले से बात की थी। तो इसमें जैसे आप देख रहे हो कि आपका जो है हमने लिखा वोकैबुलरी है, तो वोकैब भी है ना, और उसमें आगे हैं एंटोनिम्स। तो एंटोनिम्स क्या होते हैं? हम सब जानते हैं कि वो अल्फाज जो कि एक दूसरे अल्फाज की जिद हो, यानी कि उनका उल्ट हो। अब ये ज़रूरी नहीं कि 100% उल्ट हो, 100% उल्ट होना ज़रूरी नहीं है। मतलब ये काफ़ी हद तक हम कहते हैं फलान चीज़ है, फलान चीज़ उसका थोड़ा सा उल्ट है, उसका मीनिंग जो है वो उससे मुतज़ाद है। समझ रहे हो? जैसे हम सिनोनिम्स का कहते हैं कि तकरीबन मिलता जुलता है, इस तरह एंटोनिम्स का मतलब है तकरीबन उल्ट। 100% उल्ट हम नहीं कह सकते। ठीक, तो जैसे हमने पिछली उसमें बात की, इसमें अगर आप देखें ये हमने ये 2020 का इंग्लिश का प्रेजेंट कॉम्पोजिशन का पर्चा। ठीक, उसमें जैसे आप देख रहे हो कि पेपर में उन्होंने 10 जो है अल्फाज दिए हैं। जैसे मैं पिछली वीडियो में कह रहा था कि कहने को ये 10-20 अल्फाज हैं, जैसे 10 सिनोनिम्स हैं, 10 एंटोनिम्स, लेकिन ये 20 नंबर इंतहाई अहम है, क्योंकि इसकी बुनियाद पर आपका पर्चा इधर से उधर हो सकता है। आप सोचिए अगर आपकी MCQ जो 20 के 20 ठीक हो जाए, तो अंग्रेजी के पर्चे की बुनियाद तो वहीं से बन गई। ठीक है ना? इसलिए कोशिश करें कि ये वाला हिस्सा और जो आपका ग्रामर का पोर्शन जो कम से कम 30 नंबर का होता है, अक्सर 35 नंबर का आ जाता है, उसमें भी आप जो है अगर चाहें थोड़ी कोशिश करें तो अच्छे बड़े नंबर ले सकते हैं। बाकी बंदा फिर कुछ कॉम्प्रिहेंशन से या प्रेसिस से नंबर उठा ले, बिल्कुल भी ठीक हो गए। तो प्लीज़ इस बात को समझने की कोशिश करें कि ये जो है वोकैब के बारे में एक अलमिया है कि अक्सर इदारे जो पढ़ा रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, तो वहाँ एक ही स्टाइल चल रहा है। तो सारे ये कर रहे हैं कि बस ठीक है जी, ये एक लिस्ट है, ये इसमें 4000 अल्फाज हैं, इसमें 5000 अल्फाज हैं, इनको आप जो है पुरानी आयात समझ के याद कर लें, तो इससे बाहर वो नहीं आएगा। इस तरह अल्फाज याद करने से कुछ नहीं होता, खत्म कोई फ़ायदा नहीं होता। लफ्ज़ों को महसूस करने की कोशिश करें। लफ्ज़ों को जब आप थोड़ा सा महसूस करना शुरू कर देंगे, फिर आप कह सकते हैं कि भाई ये लफ्ज़ एग्ज़ाम में आपको वही चीज़ फ़ायदा देगी जिसकी आपको समझ ये लफ्ज़ असल में बना क्या है। जैसे हम अक्सर मतलब ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं एटिमोलॉजी। ठीक है, एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी का मतलब क्या होता है? इसका लफ्ज़ी मतलब ही है कि लफ्ज़ों के बनने की साइंस, यानी कि कोई लफ्ज़ जो है उसकी वो बना कैसे, किन अल्फाज से मिलके बना है, उसकी जो ओरिजिन या इब्तदा हुई कैसे है। तो अगर आप इस चीज़ को थोड़ा बहुत समझ जाएं एटिमोलॉजी को, तो चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं हैं। अब आप देखें इसमें जैसे आप देख रहे हैं कि 10 अल्फाज हैं और हर लफ्ज़ के नीचे 4 जो है उन्होंने आपके सामने ऑप्शंस हैं, इनमें से आपने बताना है कि कौन सी सही है। जैसे पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे कि ये जो अल्फाज हैं ऊपर जो नीले रंग में आप देख रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं ये की वर्ड्स हैं, यानी कि ये मेन अल्फाज हैं और इनसे मिलता जुलता ये जो नीचे अल्फाज हैं। हम चूँकि एंटोनिम्स की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने इस लफ्ज़ को लेके इनमें से उसका उल्ट देखना है कि इस लफ्ज़ का उल्ट इनमें से कौन सा। एंटोनिम जब ही होगा ना, तो एक थोड़ी सी एक सहूलत के लिए मैं थोड़ा सा इन अल्फाज को पढ़ देता हूँ कि अगर आपको शायद देखने में थोड़ा बहुत मसला हो रहा हो। पहला लफ्ज़ है इटर्निटी और ऑप्शंस हैं हाउन, ट्रांजिएंस, मंडेन और एब्स्ट्रैक्ट। दूसरा लफ्ज़ है पेंडिमोनियम, लफ्ज़ थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन चलता है। प्लेटफॉर्म, क्वाइट्यूड, कन्फ्यूजन और टेंशन। तीसरा लफ्ज़ है रिलिंक्विश और आपके पास जो नीचे हैं जिनमें से आपने ढूंढना है एस्यूम, कन्फर,
लीव और थ्रो। चौथा लफ्ज़ है हैंड पैक्ड और नीचे अल्फाज हैं मेक, assertive, obedient और ट्रैवल। जो फिफ्थ है, पांचवा लफ्ज़ है कंसिस्टेंसी और नीचे जो अल्फाज हैं वो हैं एनॉमली, कांस्टेंट, रेगुलरिटी और एरेंट। ओके, अब जो छठा लफ्ज़ आप देख रहे हो ये है लॉडेबल, जो की वर्ड है, जो मेन लफ्ज़ है, और इसका आपने उल्ट ढूंढना। अक्सर देखा गया कि स्टूडेंट बाज़ औक़ात एक चीज़ जानता भी होता है लेकिन वो तेज़ी में आपने एंटोनिम ढूंढना है वो सिनोनिम करके आ जाते हैं, आपने सिनोनिम ढूंढना है एंटोनिम करके आ जाता है। इसलिए इम्तहान में बस थोड़ी सी एक जिसे हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं स्क्रूपुलोसिटी, स्क्रूपुलोसिटी, ठीक है, SCRUPULOSITY। स्क्रूपुलोसिटी का मतलब होता है इंतहाई एहतियात। तो आपको थोड़ी सी स्क्रूपुलोसिटी चाहिए, एहतियात चाहिए, मोहतात होने की ज़रूरत है कि यार ये चीज़ जो है वो इसको कर लूँगा नहीं, मार्केट गुस्सा है, ठीक हो गया जी। थोड़ी स्क्रूपुलोसिटी या थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है। तो मैं कह रहा था छठा लफ्ज़ है लॉडेबल, और लॉडेबल के साथ जो है जो नीचे अल्फाज दिए हुए हैं वो पहला लफ्ज़ है एक्सटॉल, दूसरा है अनवर्दी, सी है इग्नोरेंस और डी है ट्रेड्स। ओके, अगला लफ्ज़ है एग्जेजरेशन, नीचे जो अल्फाज हैं वो हैं फैब्रिकेट, अंडरस्टेट, कन्फर्म और कर्स। अब एट जो लफ्ज़ है वो है एक्सटेम्पोरे, ठीक है, इंग्लिश का लफ्ज़ नहीं है, और नीचे जो है उसमें है सडन, प्रिपेयर्ड, इम्पेंट और फ्रेंजी। 9th नंबर पे जो है लफ्ज़ है हाइपोथेटिकल, और नीचे जो अल्फाज हैं वो हैं अनरियल, अनसाउंड, एक्चुअल और वेग। और लास्ट जो है ये प्रूफ जिसे लिखा हुआ है, इसमें लफ्ज़ तो नहीं है, स्लैंग करना है, हम इसको इस्तेमाल करते हैं। हम नीचे लिया हुआ है रिडिकल, रेप्रिहेंड, रैविज और प्रेज। ठीक हो गया? तो ठीक क्या बना, सारी बात बनी गया कि हमने इसमें करना क्या है कि ऊपर दिए हुए लफ्ज़ का हमने उल्ट तलाश करना है, ऊपर दिए हुए लफ्ज़ का हमने उल्ट तलाश करना है। ठीक, अब पहले जो लफ्ज़ है इटर्निटी, और इसमें भी हमारा मकसद सिर्फ एंटोनिम ढूंढना नहीं है या सिर्फ इसको सॉल्व करके चले जाना हमारा मकसद नहीं है। वो तो आप डिक्शनरी सामने रख लें तो 5 मिनट में उसको कर ही लेंगे। मार्केट में 20 ऐसे सोल्यूशन आपको मिल रहे हैं जिसमें जिसका ये हाल है, लेकिन इसका फ़ायदा कोई नहीं। आप थोड़ी जब तक गहराई में नहीं जाते बात का फ़ायदा कोई नहीं। अगर हम इस लफ्ज़ इटर्निटी को लें, ठीक, तो इस लफ्ज़ का मतलब क्या है? जो नंबर 1 है लफ्ज़ क्या है? इटर्निटी। तो मैं पहले इसको ले लेता हूँ जी। इटर्निटी का मतलब होता है, आपने शायद सुना हो, एक लफ्ज़ होता है इटर्नल। इटर्नल सुना है? इटर्नल वो चीज़ होती है जो कि हमेशा जारी रहे, हमेशा जारी रहने वाली। हम कहते हैं यार हम में से अक्सर लोग जो है वो इटर्नल लाइफ के बारे में नहीं सोचते, यानी कि यहाँ से जाने के बाद ज़ाहिर ज़िंदगी 4 दिन की गेम है, चले जाना सब ने, तो कहा जाता है उसके बाद की जो ज़िंदगी है वो इटर्नल होगी। इटर्नल का मतलब क्या हुआ? दायमी, हमेशा जारी रहने वाली। ठीक हो गया? ये लफ्ज़ अगर आप देखें तो ये अंग्रेजी में सिफ्ट बन रही है, एडजेक्टिव है। वो जो ऊपर लफ्ज़ दिया हुआ इटर्निटी, वो क्या है? वो इसका इस्म वाली शक्ल बन गई है। इटर्निटी यानी कि ऐसी कैफियत को कहेंगे, किसको? यानी कि मुस्तकिल होने वाली कैफियत। ठीक, मुस्तकिल होने वाली कैफियत। हम कहते हैं यार इटर्निटी के बारे में अगर सोचा जाए तो शायद हम इस दुनियावी लालच से वैसे ही निकल आए। ठीक हो गया? लेकिन हम में से अक्सर यही सोचते हैं कि नहीं यार ज़िंदगी एक एवर लास्टिंग एक अमल है, चलते रहना है, वही बच्चों वाली बात है। तो आप देखिए हमारा जो यहाँ हम बात कर रहे थे वो ये है कि ये आपका है कीवर्ड इटर्निटी, और नीचे जो अल्फाज हैं, फर्स्ट जो है वो हैवन, आप सब जानते हैं। दूसरा लफ्ज़ है ट्रांजिएंस। तो मैंने आपको बताया कि मतलब हमारा मकसद इसको हल करना नहीं, हल तो हो सकता है ना, थोड़ा सा इसकी गहराई में जाने की कोशिश करते हैं। ट्रांजिएंस को देखें, ट्रांजिएंस का मतलब क्या है जी?
آپ نے ٹرانزینس نہیں سنا تو آپ نے شاید لفظ ٹرانزینٹ سنا ہو. ٹرانزینٹ کا مطلب ہوتا ہے جو چیز عارضی. ٹھیک ہو گیا. ہم کہتے ہیں یہ چیز فلاں چیز بڑی ٹرانزینٹ ہے, یہ زندگی بڑی ٹرانزینٹ ہے. اگر ہم اس لفظ کے دو چار سنونیم لکھنے کی کوشش کریں, اس لفظ کے عارضی, تو کیا ہو سکتے ہیں؟ اکثر مجھے فلیٹنگ, تیزی سے گزرنے والی, ٹھیک ہے, یا ایفیمرل, جو چیز جو ہے بالکل تیزی سے. ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی لفظ سرونیم کی شکل میں پوچھ لیا جائے, اینٹونیم کی شکل میں پوچھ لیا جائے, تھوڑی سی اپنی وقایت کو اپنے بہتر کرنا. تو اس ان سب کا مطلب ہوا عارضی. ٹھیک, تو اس وقت ہم بات اینٹونیمز کی کر رہے ہیں, اس لیے اس طرف آتے ہیں. ٹرانزینٹ ہوا عارضی, فلیٹنگ ہوا عارضی, ایفیمرل ہوا عارضی. تو ٹرانزینس ہوا عارضی پن, ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ نام بن گیا عارضی پن. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے شاہ. آگے چلیں. اگلا لفظ ہے مانڈرین. مانڈرین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دنیاوی. مانڈرین مینس کیا ہوتا ہے؟ دنیاوی. جیسے ہم کہتے ہیں یار یہ مانڈرین لائف ہے, ہر بندہ اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے, یعنی کہ دنیاوی. سمجھتے ہیں نا, دنیا کی یا ارتھلی, یعنی کہ دنیاوی. ٹھیک ہو گیا. اب آپ خود دیکھ لیں. اب اس میں جو آخری لفظ ہے وہ ہے ایبسٹریکٹ. اور ایبسٹریکٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو کیا کرنا. ایبسٹریکٹ کیا ہوتا ہے حاصل؟ ایبسٹریکٹ لفظ زیادہ خود اس کے کئی زاویے ہیں, یہی زاویہ نہیں ہے. میں اس کو ذرا مٹا رہا ہوں, ٹھیک ہے جی. ایبسٹریکٹ کا اگر ہم مطلب لیں تو ہم کہتے ہیں یہ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایبسٹریکٹ ہوتا ہے کسی چیز کا مختصر. ہم کہتے ہیں یار جو کل آپ نے لیکچر سنا ہے اس کا ایبسٹریکٹ کیا ہے, یعنی اس کا خلاصہ کیا ہے, اس کا مختصر کیا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اگر ہم ایبسٹریکٹ کو کوئی سنونیم ڈھونڈیں, ایبسٹریکٹ کا سنونیم, تو کیا ہو سکتا ہے؟ جسٹ یا پتھ, کسی چیز کا نٹشل. یہ اس کے ایبسٹریکٹ کی اس طرح کے سنونیمز ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کی چیز وقایت کو تھوڑا سا آپ لفٹ کریں, بہتر کریں, باقی وہ تو حل ہم کر ہی لیں گے. یہ ایبسٹریکٹ کے سنونیمز ہیں. اب واپس آئیں. ایٹرنیٹی کا ہم نے یہاں ڈھونڈنا کیا ہے؟ ایٹرنیٹی کا ہم نے اولڈ. تو اب آپ دیکھ لیں, میرا خیال اب آپ کو کلیئر ہو ہی گیا ہوگا کہ یہ مشکل ہونے والی کیفیت ہے. تو آپ دیکھ لیں اس میں عارضی والا ٹچ کہاں ہے. تو یہ ہے, جس کا مطلب یہ ہمارا آنسر. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر آپ کو 100% بھی یقین ہے کہ یہ آنسر ہے, پھر بھی اس کو فوری طور پر ٹک مارک کریں, پہلے باقیوں کو نکالیں کہ یار یہ تو نہیں بنتے, تو پھر کہیں یہ بنتے. ٹھیک ہوگی. تو نیکسٹ اگلا لفظ جو ہے وہ ہے پینڈیمونیم. آپ نے اکثر سنا ہوگا جی کہ مطلب یہ ہے کہ اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا, اچانک ہی وہاں پینڈیمونیم مچ گیا, یعنی کہ کھپ مچ گئی, شور مچ گیا, رولا مچ گیا. ٹھیک, تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو اس کا آنسر آپ کو نظر آ رہا ہوگا, یہ ہے اس کا الٹ. نہیں سوری, الٹ نہیں, یہ تو اس کا سرونیم مان ہے, یہ بات نہیں. اس کا الٹ چلو ہم ایک ہی کر کے لیتے ہیں. پلیٹ فارم آپ سب کو پتہ ہی کس چیز کا پلیٹ فارم, کسی بھی سینس میں آپ لے لیں. کوائٹیوڈ, یہ کوائٹ سے, کوائٹ ہوتا ہے خاموش, اینڈ کوائٹیوڈ مینس خاموشی, سکون والی کیفیت, پیس والی کیفیت. ٹھیک ہوگی. کنفیوژن آپ سب کو پتہ ہی ہے, ٹینشن کا آپ کو پتہ ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں پینڈیمونیم اگر ایک شور شرابے کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے ہنگامے والی کیفیت, تو پھر اس کا الٹ کیا ہوگا؟ یہ اگر ہنگامہ ہے تو اس کا الٹ پھر کیا ہے؟ تو ظاہر ہے یہ ہے, اس میں کوئی سوچنے کی بات ہی نہیں. یہ ہے خاموشی, بالکل ایک. کوائٹیوڈ سے مراد ایک ایسی کیفیت جس میں بڑا ہی مطلب سیرین, شاید آپ نے لفظ سنا ہو, سیرین ہوتا ہے بڑا ہی پرسکون, کہ سیرین ماحول ہے, جو وہاں بڑا ہی پیس والا ماحول ہے. تو کوائٹیوڈ کا مطلب ہوتا ہے خاموشی. تو یہ اس کا الٹ بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا؟ بن رہا. اگلا لفظ ہے ریلنکوش. ریلنکوش کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے پاس جو 3-4 آپشنز ہیں وہ کیا ہیں؟ اسیوم, کنفرم, لیو اینڈ تھرو. ریلنکوش کا لفظی مطلب ہوتا ہے کوئی چیز چھوڑ دینا. ٹھیک ہے, جب ہم کہتے ہیں جب اس کو اب فائنلی جو ہے شہزادے کو, افلان کو, وہ اپنا وہ جو عہدہ ہے وہ ریلنکوش کرنا پڑا, یعنی کہ اس کا مطلب ہوا کس چیز سے
दस्तबरदार होना, किस चीज़ को छोड़ देना। ठीक हो गया। अब आप देख लीजिए अल्फाज है, एस्यूम का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ अपनाना, कोई चीज़ इख्तियार करना। अब एस्यूम से मिलती जुलती बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं। एस्यूम मीन्स कि कोई चीज़ फर्ज करना। ठीक, अक्सर वो इसके साथ ये लफ्ज दे देते प्रिज्यूम, और पूछा जाता है जी इनमें फ़र्क क्या है। एस्यूम मीन्स किसी चीज़ को फर्ज करना, प्रिज्यूम मीन्स किसी चीज़ को किसी बुनियाद पर फर्ज करना। ठीक है, किसी बुनियाद पर फर्ज करना। बात नहीं समझ पा रहे। यानी कि फर्ज किया एक बंदा मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, तो वो कहता है यार लेट्स प्रिज्यूम, हम फर्ज करते हैं कि हम 2 साल में डॉक्टर बन जाते हैं। ठीक है, ये बुनियाद है कि स्टूडेंट है, इसलिए वो डॉक्टर बनने का चांस है। लेकिन वैसे अगर हम कोई चीज़ फर्ज करें उसमें कोई एस्यूम, ठीक होगी। मगर तो देख लिए रिलिंक्विश छोड़ने को कहते हैं। कन्फर क्या होता है? कोई चीज़ देना, अता करना। ठीक हो गया। लीव आपको पता ही है, थ्रो आपको पता ही है। तब आप देखिए रिलिंक्विश का उल्ट फिर क्या होगा आपके ख्याल में? इसका उल्ट क्या बना? इसमें आप चीज़ छोड़ रहे हैं, इसमें आप एक चीज़ अपना रहे हैं, उसको इख्तियार कर रहे हैं, तो फिर हमारा आंसर यही होगा। सो इसका एंटोनिम होगा एस्यूम। नेक्स्ट है हैंड पैक्ट। ऑप्शन है वीक, assertive, obedient and rebel। ओके, अब हैंड पैक्ट क्या होता है? ये अक्सर आपने सुना होगा, दो शेर अक्सर मजाक में एक दूसरे को कहते हैं हैंड पैक्ट है जी वो, तो यानी कि बड़ा हैंड पैक्ट किसे कहते हैं? बीवी का गुलाम, या जैसे एक लफ्ज़ आपने शायद सुना हो कहीं, उसे हम कहते हैं यक्सोरियस। यक्सोरियस का मतलब होता है जन मुरीद। ठीक हो गया, जन मुरीद यानी कि जो बंदा बीवी से वो डरता हो। तो मुस्बत अंदाज में तो बीवी से डरना चाहिए, लेकिन मनफी अंदाज में खसूसी चीज़ है। तो हैंड पैक्ट का मतलब हुआ यानी कि बीवी से डरने वाला या यक्सोरियस बंदा, जन मुरीद टाइप। अब इसमें जो अल्फाज हैं, देखिए पहला लफ्ज़ क्या है आप देख रहे हैं, वो है मीक। मीक का मतलब क्या है? मीक का मतलब होता है बड़ा ही हम्बल, बड़ा ही, हम कहते हैं यार फलां शख्स है, अल्लाह ताला ने उसमें फलां कुछ रखा हुआ है, लेकिन वो बंदा बड़ा मीक है, बड़ा हम्बल है, यानी कि उसमें आजिज़, समझते हैं, आजिज़, या जिसमें कोई नखरा ना हो। ज़िंदगी में बेशुमार लोग ऐसे आपने देखे होंगे कि बहुत कुछ होते हैं, लेकिन उनमें एक मीकनेस होती है, एक आजिज़ी होती है। सो मीक हो गया आजिज़। असर्टिव अगला लफ्ज़ है। असर्ट का लफ्ज़ी मतलब क्या होता है? असर्ट कहते हैं किसी चीज़ को जोर दे के कहना। हम कहते हैं वो इस बात को असर्ट कर रहा था, यानी कि इस बात पर जोर दे के कह रहा था ये करें, यूँ करें। असर्ट में किसी बात को जोर दे के कहना। और असर्टिव क्या, ये उसकी सिर्फ बन गई। हम कहते उसका बड़ा असर्टिव स्टाइल है बात करने का, यानी कि बात को बड़ा जोर दे के या बड़े ही फोर्सफुल अंदाज से कहते हैं। ठीक, असर्टिव में यानी कि जोर से या एक बात को बड़ा ही एक पूरा, बात समझ आ रही है, एक मतलब उसको उस पर स्टैंड लेके उसको बात करना। ओबीडियंट आपको पता ही है, बड़ा ओबीडियंट बच्चा है, बड़ा। रेबल हुआ जो बंदा जी, जो थोड़ा सा मतलब जो है बागी टाइप। हाँ, हम कहते हैं इस हमारे माशरे में सो कॉल्ड रेबल्स बने हैं, बागी, जो बंदा मतलब रवायत से हट के चले। अब ये चीज़ पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो हैंड पैक्ट हुआ जो बंदा बड़ा ही यानी कि डरा डरा हो, जनमुरीद टाइप हो, तो फिर जाहिर इसका उल्ट आप देख लें कौन सा है जी। जी, आजिज़ तो हो नहीं सकता, ओबीडिएंट हो नहीं सकता। अब देखिए असर्टिव है या रेबल। हैंड पैक्ट बंदा हर बात सुनता है, और असर्टिव बंदा जो हर बात पर स्टैंड लेता है। रेबल भी तकरीबन जो है वो हर बात से क्या करता है, बगावत का बड़ा अंदाज अपनाता है। लेकिन यहाँ जो कि रवैयों की बात हो रही है, हम कहते हैं यार इतना बंदे को हैंड पैक्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि सहमा बनी होना चाहिए अपनी बात पर थोड़ा सा। तो ये ऑप्शन थोड़ी सी बेहतर है इससे भी, हालांकि दोनों में जस्टिफाई किया जा सकता है। ठीक हो गया। द नेक्स्ट वर्ड इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी में अगर देखें जो अल्फाज हैं वो क्या हैं? एनॉमली, कांस्टेंट, रेगुलरिटी और एररेंट। एनॉमली जो है, जो ऑप्शन में जो पहला लफ्ज़ है आपने शायद सुना हो,
ये मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त 5वें की। एनोमेली मीन्स कोई भी बिगाड़, कोई भी गड़बड़। हम कहते हैं यार एनोमेली यहाँ पर है, गड़बड़ यहाँ पर है, यानी कि मसला यहाँ पर, बिगाड़ यहाँ पर, ठीक। इसके एडजेक्टिव एनोमलस। ओके, द नेक्स्ट इज कांस्टेंट, आप जानते हैं। रेगुलरिटी वही रेगुलर से, रेगुलरिटी होगी तरतीब। एरेंट जो है, एरेंट को थोड़ा सा समझ लें। आपने लफ्ज़ सुना होगा एरर, एरर कहते हैं गलती या गलती करना। आपने सुना होगा टू एरर इज ह्यूमन, यानी कि इंसान खता का पुतला है। तो एरेंट का मतलब हुआ गलती पे मबनी, किसी भी इसका मीनिंग जो भी बना लें, उसका बड़ा एरेंट बिहेवियर है, यानी कि वो बंदा गड़बड़ पे गड़बड़ किया जाता है। तब आप देख लें कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जिसमें आपने को सुना होगा कि फ्लाम बैट्समैन की बैटिंग में कंसिस्टेंसी बहुत है, यानी कि मुसलसल ही अच्छा खेलता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का हम अक्सर कहते हैं बड़ा कंसिस्टेंट है, यानी कि हर मैच में गोल करता है। तो कंसिस्टेंसी में एक तरतीब होगी, तो इसलिए जाहिर है ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये एनोमली हो सकती है, एरेंट हो सकता है। आप देखिए इसमें से बेहतर कौन है। कंसिस्टेंसी में एक तरतीब से चल रही है और एनोमली में उसमें थोड़ा सा बिगाड़ सा आ गया, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर है इससे भी। मैंने आपको पहले भी कहा आखिरी दो में ध्यान रखना, ठीक है। आखिरी दो में एक आई कैचर होता है, यानी कि देखने में सही असल में गलत, और दूसरा सही होता है। अगला लफ्ज़ आप देखें नंबर 6 जो है वो है लॉडेबल। तो नीचे जो ऑप्शन हैं एक्सटॉल, अनवर्दी, इग्नोरेंस और प्रेज। अब ये लफ्ज़ लॉडेबल जो है, ये लफ्ज़ जो है कहाँ से बना है, पहले इसका थोड़ा मीनिंग देखें। लॉर्ड ये असल में क्रिश्चियन का कॉन्सेप्ट है, जैसे उनकी लॉर्ड्स होती हैं, मतलब अब चर्च में जो भी आपने उनका कुछ हमद अल्लाह की शान में जो अल्लाह की हमद सना वगैरह बयान करते हैं, उसको लॉर्ड कहा जाता है। लेकिन आम जिंदगी में ये लफ्ज़ इस सेंस में इतना इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि अक्सर लोगों को इसका नहीं होता। आम जिंदगी में लॉर्ड का मतलब दिया जाता है किसी की तारीफ़ करना, तारीफ़ करना। हम कहते हैं हर बंदा उसको लॉर्ड कर रहा था, हर बंदा उसकी तारीफ़ कर रहा था। लॉर्डेबल का मतलब क्या हुआ, काबिल तारीफ़, तारीफ़ के काबिल, ठीक हो गया जी। अब हमने इसका उल्ट देखना है। एक्सटॉल क्या होता है, किसी चीज़ को थोड़ा सा उठाना, बढ़ाना। हम कहते हैं हर बंदा फलां शख्स को एक्सटॉल कर रहा था, यानी कि हर बंदा उसको अप्रिशिएट कर रहा था, उसकी तारीफ़ कर रहा था, उसको मतलब कह रहा था बड़ी चीज़ है, ठीक, इस चीज़ को। और अनवर्दी आपको पता ही है, जो चीज़ वर्दी होती जो किसी चीज़ की कोई मतलब उसमें वजन बनता हो, तो अनवर्दी जिसकी कोई यानी कि अहमियत ना हो, या किसी मतलब जो है वो हम कहते हैं उसका बड़ा अनवर्दी जो है वो बिहेवियर है, इसका मतलब बिल्कुल ही यानी कि इसका उल्टी बन रहा है ना। अगर थोड़ा और करें हम इसको पकड़ लेते हैं, शायद आंसर हमारा यही है। इग्नोरेंस आपको पता है जहालत को कहते हैं इग्नोरेंस, और प्रेज तो सबको पता ही, तारीफ या तारीफ करना। तो लॉडेबल इज कोई ऐसी चीज़ जो काबिल तारीफ है, और अनवर्दी है जो मतलब जिस चीज़ की कोई वर्थ ना हो, जो किसी काबिल ना हो। तो फिर आंसर हमारा क्या बना, अनवर्दी। एंटोनिम देख रहे हैं ना, ओके। अगला लफ्ज़ देखें वो है एग्जेजरेशन। तो आपने अक्सर दोस्त या दूसरे को कहते हैं यार आप जो है ना एग्जेजरेट बहुत करते हो, यानी कि यार मैं गया फलान जगह गया, वहाँ हाँ 6 हसीनाएँ मेरे इंतजार में बैठी हुई थी, तो मैंने कहा नहीं मेरे पास टाइम नहीं, ठीक है, इस तरह की। तो इसे कहते हैं एग्जेजरेट करना, ठीक है। एग्जेजरेट होता है किस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के पेश करना, किस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के पेश करना, बात छोटी सी बढ़ा चढ़ा के बताना, फलां हो गया फलां हो गया, ठीक। अब ये लफ्ज़ वर्ब है, और एग्जेजरेशन जो है ये लफ्ज़ नाउन है, यानी कि बढ़ाने चढ़ाने का अमल। तो इसमें जिसे हम अगर इसके लिए अगर कोई पक्का लफ्ज़ कहें तो हम कहेंगे मुबालगा आराई। एग्जेजरेट का मतलब है मुबालगा करना, वो एग्जेजरेशन होगी मुबालगा आराई। तो बहरहाल ये तो हमारा की वर्ड है। अब इसमें जो ऑप्शन में देखें फैब्रिकेट, फैब्रिकेट क्या होता है, अब इसके भी कई जाविये बनते हैं। फैब्रिकेट ये जो है इसका अक्सर हम कहते हैं कि जो बात वो सुना रहा था या सुना रही थी वो उसने सब बात फैब्रिकेट की है। तो फैब्रिकेट का मतलब होता है कोई चीज़ घड़ना, यानी कि कोई चीज़ घड़ना, घड़ना समझते हैं
हम कहते हैं वो उसने लगता है सारी बातें फैब्रिकेट की हैं, यानी कि सारी बातें उसने अपनी तरफ से बनाई हैं, इसीलिए ये लफ्ज़ वर्ब है। और फैब्रिकेशन कहते हैं किसी मन घड़त बात को। मन घड़त समझते हैं आप लोग? हमें ये सारी जो है ये फैब्रिकेशन लगती है मुझको, यानी कि मन घड़त बात, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जिसकी कोई जो असल में ना हो, ठीक है। वो अलग बात है कि लफ्ज़ फैब्रिकेट जो है ये बात में पॉजिटिव अंदाज से, मुस्लिम अंदाज से भी इस्तेमाल होता है। अक्सर आपने सुना होगा कि आजकल के दौर में प्री फैब्रिकेटेड चीज़ें हैं, यानी कि प्री फैब्रिकेट होता है पहले से किसी चीज़ को तैयार कर लेना। जैसे किसी आपने कोई छोटा सा कमरा है तो उसका आपने ढांचा से पहले से बनाया हुआ है, और जैसे आपको पता है उसको जाके इम्प्लांट कर दिया जाता है, तो प्री फैब्रिकेट होता है पहले से किसी चीज़ को बना लेना, तैयार कर लेना। ठीक हो गया, बस बात लंबी हो जाएगी। तो फैब्रिकेट का लफ्ज़ी मतलब होता होगा घड़ना। अंडरस्टेट का लफ्ज़ी मतलब है, स्ट्रेट आपको पता है बयान करना, और अंडरस्टेट होता है किसी बात को कम बयान करना, किसी बात को कम बयान करना, यानी कि पूरी बात बयान ना करना। ठीक। कन्फार्म जो है इसका मतलब क्या है? कन्फार्म का मतलब होता है कोई चीज़ जो है वो, यानी कि एक लिहाज से इनफॉर्मल अंदाज में थोड़ी सी जो आपकी गुफ्तगू होती है। कन्फार्म में बेतकल्लफाना अंदाज से, मतलब कोई बेतकल्लफाना गुफ्तगू करना, यूँ कह लें बेतकल्लफाना। तकल्लफाना कैसे लिखते हैं? चलो जैसे भी लिखते हैं, गुफ्तगू करना, ठीक। हल्की फुल्की, यानी कि प्राइवेट कन्वर्सेशन जो है उसका फिर कन्फार्म। ये लफ्ज़ वर्ब है, अगर आप उसका नाउन बनाए तो उसे हम कहते हैं कॉन्फैबुलेशन। हम कहते हैं कॉन्फैबुलेशन जो है ये सेहत के लिए अच्छी है, जैसे गपशप फ्रेंड्स आपस में लगाते हैं, उसको कहते हैं कॉन्फैबुलेशन। ठीक हो गया। कर्स बड़ा आम सा लफ्ज़ है, हम कहते हैं मतलब ये फलां चीज़ की कर्स, कुछ लोग कहते हैं सिगरेट की कर्स। ये बात सही है? अच्छा खैर, तो कर्स का मतलब है किसी चीज़ की लानत, या किसी चीज़ पर लानत भेजना, यानी उस चीज़ को कंडेम करना या बुरा समझना। तब आप बताएं एग्जेजरेशन में आप एक चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहे हैं, तो कौन सा लफ्ज़ है जिसमें उसको घटा के पेश कर रहे हैं? तो जाहिर है आप खुद देख रहे हो, अंडरस्टैंड, मतलब आंसर ये हो। ठीक हो गया। अगला लफ्ज़ है एक्सटेम्पोरे, और इसमें जो आपके पास ऑप्शंस हैं वो हैं सडन, प्री प्रिपेयर्ड, इम्प्रिंट और फ्रेंजी। अब एक्सटेम्पोरे का लफ्ज़ी मतलब क्या है? एक्सटेम्पोरे असल में ये कम्युनिकेशन का लफ्ज़ है नए तौर पर। इसका मतलब होता है कि जो चीज़ आपने बगैर तैयारी के कोई चीज़ करना। फर्ज के हम कहते हैं जो है सब लोग जो है वहाँ एक रिटाइजेशन करवा रहे थे, तो फलां शख्स आया तो उसने एक्सटेम्पोरे जो है वो स्पीच की। तो एक्सटेम्पोरे से मुराद लेंगे यानी कि बगैर तैयारी के, बगैर तैयारी के। बात समझ आ रही है? जैसे हम कहते हैं फिलबदी, अगर आप थोड़ी उर्दू समझते हैं, एक्सटेम्पोरे में विदाउट एनी प्रिपरेशन, बगैर तैयारी के। आम जिंदगी में हम कई दफ़ा इसको कहते हैं ऑफ हैंड। ऑफ हैंड का मतलब होता है बगैर तैयारी के, ये कभी कभी कहते हैं ऑफ द कफ। ऑफ द कफ मीन्स बगैर तैयारी के, यानी कि ये कभी कभी कहते हैं इम्प्रॉम्प्टू। ठीक है, इसमें से कोई ना कोई लफ्ज़ किसी न किसी अंदाज में पेपर में डाल देते हैं, इसका मतलब हुआ सबका बगैर तैयारी की। ये इसके सिनोनिम्स, ये एक्सप्रेशन या अल्फाज। ओके, तो यहाँ एक्सटेम्पोरे में अगर आप देखें, सडन आपको पता ही है, प्रिपेयर्ड जो तैयार की हो। इम्प्रिंट क्या होता है? इम्प्रिंट की अब कई आती है, लेकिन इम्प्रिंट से मुराद ले लेंगे इस चीज़ का नक्श। हम कहते हैं कि बच्चा पेरेंट्स को जो करते देखता है उसका इम्प्रिंट उसके जहन में रह जाता है। तो ये बात सही है, इसलिए बच्चों के हवाले से बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। इस चीज़ का नक्श। फ्रेंजी, अब बात ज़्यादा खिलाने का टाइम नहीं है। फ्रेंजी कहते हैं एक बड़ी दीवानगी वाली कैफियत। हम कहते हैं यार वो बड़ा ही आजकल अजीब फ्रेंजी में है, फ्रेंटिक सा उसका बिहेवियर है, यानी कि बिल्कुल दीवानगी, मैडनेस वाली कैफियत। तो वो बताएं एक्सटेम्पोरे का उल्ट क्या ये बनता है? नहीं। ये बनता है? नहीं। सडन तो इसका सिनोनिम हुआ, ये भी नहीं है, तो ज़ाहिर भी लेफ्ट हमारे पास एक रह गया। ठीक हो गया। नंबर 9 पर हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है? इसमें देखिए अनरियल,
अनसाउंड, एक्चुअल और वेग। आप सब ने ये लफ्ज सुना होगा हाइपोथेसिस। हम कहते हैं ये सिर्फ हाइपोथेसिस है, यानी कि हाइपोथेसिस कोई ऐसी चीज जो कि फर्ज की गई अभी, मतलब उसकी तस्दीक ना हुई है, मफरूजा से हम कहते हैं। तो हाइपोथेटिकल का भी मतलब है यानी कि यानी कि फर्जी, एक चीज अभी पक्की नहीं हुई। हम कहते हैं तो हाइपोथेटिकल बातें हैं कि अगले साल जो है वो, हाँ, मैं जो है जेफ बेजोस को रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है, बिल गेट्स को लोग भूल जाएंगे, मैं हूँगा, इस तरह की बातें बहुत लोग करते हैं। इसका लफ्ज़ी मतलब फर्जी। अनरियल का आपको मतलब पता ही है, गैर हकीकी। अनसाउंड वो चीज़ होती है जो साउंड ना हो, जिसकी कोई किसी भी सेंस में, फर्ज के तो उसका जो है दिमाग अनसाउंड है, इसका दिमाग जगह पे नहीं, ठीक हो गया। एक्चुअल आपको पता ही है, हकीकी। और वेग का मतलब होता है गैर वाज़ेह। तो अब आप मुझे बताएं कि इसमें एंटोनिम हम ढूंढ रहे हैं, हाइपोथेटिकल का उल्ट क्या हुआ इसमें से। ज़ाहिर है ये तो इससे मिलती जुलती चीज़ें हैं, ये देखिए, ये इससे मिलती जुलती चीज़ है। वो एक जो है ये मिलती जुलती नहीं, लेकिन थोड़ी दूर जा रही है, तो एक ही लफ्ज़ जो है उसका उल्ट जा रहा है। हाइपोथेटिकल वो चीज़ है जो भी सपोज्ड है, फर्जी है, और एक्चुअल वो जो है जो भी चीज़ हकीकत में है, ठीक हो गई। और लास्ट लफ्ज़ जो है पू पू, ये असल में लफ्ज़ नहीं है, ये असल में ऐसे अल्फाज को हम कहते हैं स्लैंग के अल्फाज। स्लैंग ऐसी ज़ुबान को कहते हैं, हम जानते हैं कि जैसे रफ लैंग्वेज, जैसे फ्रेंड्स आपस में गप लगाते हैं, ठीक है, तो कोई इतनी फॉर्मल नहीं होती। तो बू जैसे हम किसी को कहते हैं, जैसे मसलन बू, हम कहते ही वाज बूड अवार्ड, इसका मतलब उस पर लोगों ने बड़ा उसका मजाक उड़ाया, ठीक है। तो बू का मतलब क्या हुआ, किसी चीज़ का क्या करना, एक लिहाज से थोड़ा सा मजाक उड़ाना, उस पर हंसना, ठीक है। हंसने को वैसे क्या कहते हैं, लफ्ज़ में आ रहा है आपके, किसी का मजाक उड़ाना, बू करना, जी। मॉक आपने सुना हो शायद, मॉक। अच्छा कहते हैं मॉक है, किसी का मजाक उड़ाना, ठीक है। कभी कभी कहते बट है, किसी का मजाक उड़ाना, जिब है, किसी का मजाक उड़ाना, ठीक है। ये जेर है, किसी का मजाक उड़ाना। इस तरह कई अल्फाज हो सकते हैं, लेकिन ये है मजाक उड़ाने की सेंस में, यानी कि ये पैरेलल लफ्ज़ है किसके, इसके। रिडिकुल बड़ा कॉमन लफ्ज़ है, किसी का मजाक उड़ाना। हम कहते हैं उसका बड़ा एवरीवन वाज रिडिकुलिंग एट हिम, हर बंदा उसका शुगर लगा रहा था। जैसे आपने अगर लफ्ज़ शायद रिडिकुलस सुना हो, उसका बड़ा रिडिकुलस स्टाइल है, बड़ा अजीबोगरीब मज़ाक खेज, ठीक। तो ये लफ्ज़ जो है ये इस लड़ी का लफ्ज़ है, इनका सिनोनिम है, ओके। रेप्रीहेंड क्या होता है, अब रेप्रीहेंड के भी मतलब ये कई मीनिंग बनते हैं। रेप्रीहेंड होता है किस चीज़ को क्या करना, उसको यानी कि झाड़ने की सेंस में, ठीक। रेप्रीहेंड का अगर हम एक दो पैरेलल लिख लें, जी, सिनोनिम लिख लें। रेप्रीहेंड का अगर सिनोनिम हो तो क्या हो सकता है, मसलन रिब्यूक, इसका मतलब होता है किसी को झाड़ना, या रिप्रू, किसी को झाड़ना, या स्कॉल्ड आपने सुना होगा, किसी को झाड़ना। सिर्फ फास्ट कई हो सकते हैं, या स्नब कहते हैं किसी को झाड़ना, बहुत ज़्यादा झाड़ने को कहते हैं रेप्रिमैंड। तो इस तरह कई दफ़ा थोड़ा सा कहते हैं टेक ऑफ, यानी किसी को झाड़ना। तो ये सारे रेप्रीहेंड के यानी कि सिनोनिम्स। तो इस वक्त हमारा ताल्लुक इनसे नहीं है, लेकिन जाहिर है इनमें से भी कोई चीज़ पूछी जा सकती है। तो वापस आ जाए, खूब हुआ किसी का मजाक सा उड़ाना, तो ये तो इसका सिनोनिम है, ये नहीं हो सकता। रेप्रिमेंड हुआ किसी को झाड़ना, जहाँ झाड़ने की बात नहीं हो रही। रेबिज कहते हैं किस चीज़ को डिस्ट्रॉय करना, तबाह करना, तो ये भी नहीं हो सकता। तो मुझे बताएं फिर इसमें आप मतलब एक दूसरे का तबा लगा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, और इसमें आप उसको प्रेज कर रहे हैं या उसको रिजॉइस कर रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो फिर एंटोनिम क्या होगा, ये हो, ये आपका आंसर। तो मकसद इसको सॉल्व करना नहीं था और ना ही आगे होगा, मकसद इस चीज़ों को थोड़ा समझें ताकि वो क्या डेवलप हो जाए, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह।